नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक इन अ स्टैटिक पॉलिटी कोर्स। स्टैटिक पॉलिटी में अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स, सिलेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस तरह के टॉपिक्स कवर कर लिए। बट बिफोर जंपिंग इनटू पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द यूनियन गवर्नमेंट, थोड़ा सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझ लेते हैं कि किस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें आज के सेशन में पर्टिकुलरली विल बी कवरिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बेनिफिट्स क्या है या फीचर्स क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली होता क्या है गवर्नमेंट का, विच इंडिया फॉलोज। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज एज अ रेफरल कोड, जिससे आपको ना केवल बेस्ट डिस्काउंट मिल जाता है, बट इसका एक और बेनिफिट ये है कि यू विल गेट माई गाइडेंस, माई मेंटोरशिप इन योर जर्नी। नाउ वाई अनअकैडमी, क्यों जुड़े अनअकैडमी से मैम? देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, लाइव मेंटोरशिप, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स एवरी ईयर दैट यू कैन सी। तो विल बी स्टार्टिंग विद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की सरकार है, किस प्रकार की सरकार है। तो जनरली इसको अगर हम समझे तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा कि हमारे देश में है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमें देखने को मिलती है यूएसए में। ठीक है, प्रेसिडेंशियल के बारे में भी बात करेंगे, और हमने प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं अपनाया इसके बारे में बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। तो हमारा संविधान, बहुत ज्यादा डिस्कशंस हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमें किस तरह का सिस्टम अपनाना चाहिए। हम क्वाजी फेडरल हैं, डिवीजन ऑफ पावर तो है हमारे यहाँ, लेकिन बहुत डिस्कशंस के बाद इट वाज डिसाइडेड कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए दोनों ही स्तरों पर, केंद्र और राज्यों में। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन है, फेडरल है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल नहीं लिया। जबकि फेडरल प्रोविजन हमने यूएसए का लिया है, क्वाजी फेडरल है, नॉट एग्जैक्टली फेडरल हमारा, लेकिन फिर भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म पर गए, विच इज ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने ये लिया। आर्टिकल 74 और 75 जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्राइन करते हैं सेंटर पर, और 163 164 एट दी स्टेट लेवल। ठीक है, नाउ किसको कहेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। डीज्योर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, टिट्यूलियर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, मतलब नाम मात्र के लिए। जबकि प्राइम मिनिस्टर हु इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये रियल एग्जीक्यूटिव है या डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव इनको कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हो गए हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है इन टॉपिक से। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है मेजोरिटी पार्टी रूल। देखिए, हमारे यहाँ है डेमोक्रेसी विच इज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं वो रूल करते हैं, करेक्ट। लेकिन अब रूल करने के लिए सरकार बनानी होगी, तो सरकार कहाँ से बनती है? मेजोरिटी पार्टी से बनती है। मेजोरिटी पार्टी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में, लोकसभा वी हैव बाइकेमरल, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन लोकसभा विच इज द जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, निचला सदन भी कहा जाता है, जहां पे इलेक्शन डायरेक्ट होता है, यानी हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एमपीज को इलेक्ट करने में फॉर लोकसभा। राज्यसभा इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा में जिस पार्टी के पास, पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स होगी, वही सरकार बनाती है। ठीक है, मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, 545 का 50%, 273 मिनिमम किसी पार्टी के पास है या कोलिशन के पास है, उसी की सरकार बनेगी। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये एक बहुत ही मतलब बेसिक टेनेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जो जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। आर्टिकल 75 बताता है इसके बारे में। इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से we have a council of ministers which is headed by the prime minister. Let's say prime minister
रिजाइन कर देते हैं तो कलेक्टिवली सारे लोगों, पूरा का पूरा काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा काउंसिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, नए पीएम आएंगे, उनका नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। देन कम्स डबल मेंबरशिप। नाउ जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा है मिनिस्टर्स, दे आर ऑल्सो नॉट जस्ट द मिनिस्टर्स बट दे आर ऑल्सो, they are basically members also, they have to be the members। अगर कोई मेंबर नहीं है और वो मिनिस्टर बन जाता है तो विद इन 6 मंथ उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी लेजिस्लेचर की, लोकसभा है राज्यसभा की। तो यहां पर डबल मेंबरशिप का मतलब हुआ कि मिनिस्टर्स मेंबर्स हैं दोनों के, एग्जीक्यूटिव के भी और लेजिस्लेचर के भी। वो एमपी भी हैं और मिनिस्टर है तो वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो, लेकिन अगले वाले आगे जो सेशंस हम करेंगे वहां पर इसको हम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में आपको क्लियर करूंगी, बट यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको बेसिक्स यहाँ पर आते हैं। देयर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्विकली बता देती हूँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर ऑल दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ठीक है, दे कैन बी इलेक्टेड, दे कैन बी नॉमिनेटेड। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे, जो एमपीज हैं अगर हम पार्लियामेंट की बात करें। एग्जीक्यूटिव कौन होंगे? एग्जीक्यूटिव होंगे जो मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा है, प्राइम मिनिस्टर एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स हैं उनको मेंबर भी होना होता है, तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है और वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है, डबल मेंबरशिप। एक्चुअली ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना आपके एनसीईआरटी में क्लियर होते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स मेरा बहुत जल्दी आने भी वाला है प्लस पर, तो आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइफ 10 दोस्तों। और वो कोर्स अगर आप कर लेंगे तो आपके ये वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जब आप एडवांस पढ़ने लगेंगे तो। चलिए, अगला फीचर है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप, यानी जो लीडरशिप रोल होगा ये अज्यूम किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म में। ही इज द लीडर, ही डिसाइड्स, ठीक है। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, यानी कि लोकसभा जो है, उसको राष्ट्रपति डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 के अंडर। और इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव है, इट हैज द प्रेरोगेटिव टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ठीक है। चलिए, अगला है सीक्रेसी। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल है सीक्रेसी का, प्रोसीजर, इसको फॉलो किया जाता है कि जो भी प्रक्रिया होगी उसमें सीक्रेसी हो सकती है। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दी प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कॉन्फिडेंशियल होंगी। पॉलिसी डिसीजन जो बनाए जाएंगे उसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, उसको मेंटेन किया जाएगा जब भी आवश्यकता होगी। मतलब जरूरी नहीं है सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही होगा, इट कैन बी कॉन्फिडेंशियल एंड इट कैन बी इन सीक्रेसी ऑल्सो, ऐसा हो सकता है इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल होमोजीनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस है, यानी एक सी आइडियोलॉजी के लोग। जनरली जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होंगे, एग्जीक्यूटिव का जो हिस्सा होंगे, वो इन जनरल, ये कहीं भी संविधान में डिफाइंड नहीं है, लेकिन इन जनरल दे विल बी फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी कहीं ना कहीं सिमिलर होगी। और अगर कोलिशन गवर्नमेंट है, यानी किसी एक पार्टी के साथ 2-3 पार्टीज ने मर्ज करके मिलकर सरकार बनाई है, तो ऐसे में जो भी मिनिस्टर्स आएंगे वो कंसेंसस से बाउंड होंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर आ गया आपका ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने इसको क्यों अपनाया? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि इसमें कोहेरेंस है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में, यानी कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस है दोनों के बीच में, ऑफ बोथ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। बैलेंस क्रिएट होता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेकिन एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर से तो एग्जीक्यूटिव निकल कर आया है, वो उसका भी चेक एंड बैलेंस है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो बाय इट्स वर्च्यू ओनली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको सेटअप किया गया है एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार। जो भी वेरियस मिनिस्टर्स होंगे, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी एग्जीक्यूटिव है, वो अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट, उनकी अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट के प्रति। मतलब अगर आप चुने हुए एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा हैं, तो आप कोई भी डिसीजन अपनी मनमर्जी से नहीं लेंगे। डिसीजन लेने के लिए आपको जो लेजिस्लेचर है उसकी सहमति भी चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर आपकी, ठीक है। जो भी उनके एक्ट्स होंगे ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ठीक है। नाउ इसी में क्वेश्चन आर एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, जहाँ पे क्वेश्चन आर पूछे, एडजॉर्नमेंट मोशन जहाँ पे आप प्रक्रिया एक तरह से सरकार के प्रति निंदा प्रस्ताव होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो हम जानते ही हैं,
अविश्वास प्रस्ताव या डिस्कशंस जो होते हैं, ये बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसमें पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स। मतलब ऐसा नहीं होता कि उनकी ऑटोनॉमी चल रही है, अपने मर्जी मर्जी से करेंगे। देयर हैज टू बी अ कंसेंसस। बिल्स पास होते हैं ना, तो बिल्स क्या होगा, बिल लाए गए, प्रेजेंट किए गए, उसमें डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगी, फिर पास पैसेज होगा, ठीक है, उसके बाद ही वो एक्ट्स बनते हैं। तो पार्लियामेंट का भी अपना एक रोल है, जहां पे क्वेश्चन भी किया जा सकता है, जहां पे निंदा भी लाई जा सकती है, जहां पे अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। तो ये बेनिफिट्स हैं। प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, यानी कि इस सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, इट इज इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, जिससे कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बहुत आर्बिट्री नहीं है, मन मर्जी से नहीं लिए जा रहे हैं। मतलब वो डिसीजंस में दिल भी सम क्वालिटी ऑफ डिसीजन वुड बी देयर, क्योंकि काफी सारे माइंड्स काम करेंगे उसके, कोई एक इंडिविजुअल नहीं जिसके पास सारी अथॉरिटी है इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुगेदर। नेक्स्ट इज रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। लेट्स से फॉर वन, लेट्स से कोलिशन गवर्नमेंट है और कोलिशन में किसी पार्टी ने सपोर्ट खींच लिया, समर्थन खींच लिया, तो ऐसे में लोकसभा को डिसॉल्व करना आवश्यक नहीं है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटर क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी जो प्रेसिडेंट होंगे, वो ऑपोजिशन पार्टी को इनवाइट कर लेंगे कि क्या आप सरकार बना सकते हैं। आप सपोज कीजिए एक पार्टी ने हाथ खींच लिया कोलिशन से, दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, उनकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पार्टी आ गई तो पूरा 5 साल का उसका टर्म होगा ही होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं कोई अपनी मन मर्जी चलाया जा रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है जो पॉलिसीज या जो आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, तो पार्टीज कैन टेक बैक देयर सपोर्ट ऑल्सो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, तो विधानसभा में भी ऐसा ही होता है, इस तरह की सिचुएशन भी होती है और ऑल्टरनेटिव रेडी होते हैं, डिसॉल्व करने की, दोबारा से इलेक्शन में जाने की जरूरत नहीं होती। अगला है वाइड रिप्रेजेंटेशन बेनिफिट। इस तरह के सिस्टम में जो भी एग्जीक्यूटिव है उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो सभी क्या हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के। तो इसीलिए इस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर सेक्शन को, हर रीजन ऑफ द कंट्री, कम्युनिटी ग्रुप्स सबके रिप्रेजेंटेटिव्स है ना वहां पे, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो वाइड रिप्रेजेंटेशन भी इस तरह की सरकार में पॉसिबल होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ कम्स द लिमिटेशन। अब अच्छी चीजें हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक भी होगा। लिमिटेशन क्या है भाई, देखिए लिमिटेशन सबसे पहले तो यही है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, श्योरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट पूरे टेन्योर सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का है, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन क्या सरकार जो एक बार बन गई है वो 5 साल का टेन्योर कर पाएगी पूरा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी बीजेपी की, 13 दिन 13 महीने, और उसके बाद 5 साल किए थे उन्होंने पूरे, है ना। तो बीच में भी जा सकती है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आपको जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी मेजोरिटी नहीं है आपके पास, मेजोरिटी होनी जरूरी है ना लोकसभा में, अगर वो नहीं है तो आप सरकार गिर जाएगी। जो अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया कि कोलिशन में अगर एक पार्टी अपना हाथ खींच लेती है, समर्थन वापस ले लेती है, तो यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटर्स और सरकार चली जाएगी। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, फिर नई सरकार आएगी, है ना, ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को बुलाना पड़ेगा, फिर पूरा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा से होगा, इस तरह की चीजें। देन है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। वाई नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज के लिए कंड्यूसिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज अनसर्टेन। अब पता नहीं ना, अगर या तो सिंगल पार्टी मेजोरिटी है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सिंगल पार्टी मेजोरिटी होने में कितनी बार ऐसा होता है कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जबकि पता है कि एक ही पार्टी की मेजोरिटी है सदन में, उसके बाद भी नो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो फिर तो अनस्टेबिलिटी है। तो ऐसे में पीपल प्लीजिंग ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जिनका इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा वो कम लाई जाती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स दी जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, वो भी हमारी मर्सी पर है ना कि हम उनको इलेक्ट करेंगे तभी वो वहां पहुंचेंगे। हम सेटिस्फाई नहीं है उनकी पॉलिसी से, उनके काम से, और लेट्स से कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट दिखेगा, तो इतना नहीं देखते हैं, शॉर्ट टर्म देखते हैं ना कि अच्छा ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं तो इतना खराब पॉलिसी ले आए। तो इस वजह से भी फिर टेन्योर की श्योरिटी नहीं होती कि पूरा टेन्योर चलेगा कि नहीं चलेगा, इस वजह से भी। देन डिक्टेटरशिप टेंडेंसी ऑफ द कैबिनेट। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट है, अगर कंप्लीट मेजोरिटी है तो चांसेस हैं कि जो कैबिनेट है वो ऑटोक्रेट हो जाए, जो कि कई बार आरोप लगते भी हैं, जहां पर एक सिंगल मेजोरिटी में पार्टी होती है और उसकी गवर्नमेंट बनती है तो लग जाता है कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, एक ही पार्टी है उसकी मेजोरिटी है तो बिल्स पास होंगे, अधिकतर बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं ना, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से होते हैं, ऑलरेडी उनकी सदन में मेजोरिटी है तो बिल्स पास हो ही जाएंगे एक सदन से। तो
पॉलिसी बनाने में अपनी ऑटोक्रेसी हो जाती है, और अगर दोनों सदन में उस पार्टी की मेजोरिटी है तो फिर तो मतलब अपने हिसाब से ही होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, डिक्टेटरशिप टेंडेंसी आ जाती है, जो कि नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। डेमोक्रेसी वेयर एवरीबडी हैज अ से एंड एवरीबडीज से शुड बी रिस्पेक्टेड। समझना चाहिए, देखना चाहिए, अगर कोई किसी चीज के अगेंस्ट है तो उसकी बात को देखना चाहिए कि क्यों अगेंस्ट है ना। अगला है कॉन्ट्ररी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये एक इशू है। हम जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, वी बिलीव इन सेपरेशन ऑफ पावर, कि हमारे तीनों ऑर्गन्स के सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 74 और 75 के द्वारा जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना एग्जीक्यूटिव को टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपके पास मेजोरिटी होगी तभी आप होंगे, अपने डिसीजंस के लिए आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनसेपरेबल हो जाते हैं। तो वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट के अलग ही चला जाता है, विपरीत चला जाता है, और ये दोनों की ही जो रिस्पेक्टिव डोमेन्स है उसको हैम्पर कर सकता है उसकी वर्किंग। ठीक है। अगला है गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स, यानी इस सिस्टम में कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं चुना जाता कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बहुत अच्छी है या वो एक स्पेशलिस्ट है। द पर्सन नीड्स टू बी अ गुड लीडर। वो एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वो अच्छा लीडर होना चाहिए, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो कैसा व्यक्ति है, वो किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन उसका है या नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लोगों ने उसको चुना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह की सरकार में जनरलिस्ट ज्यादा मिलते हैं, स्पेशलिस्ट कम मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द limitations of this type of system. So in the next session we'll be doing presidential form of government and थोड़ा सा इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे, देखेंगे कौन सी बेहतर है। खैर, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है विच इज डूइंग प्रीटी वेल। तो आरएम बैचेस 12 जनवरी से शुरू हो रहे हैं दोस्तों, एनरोल कर लीजिए अभी जाकर। रफ्तार 5 जून जनवरी से शुरू हो चुका है, लास्ट डिवीजन बैच होगा। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 0% EMI के साथ, अभी जाकर आप अवेल कर सकते हैं बेनिफिट। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है। अन अकेडमी सेंटर यूपीएससी सीएससी के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर में लॉन्च हो गया है, ऑफलाइन सेंटर। अभी जाके आप एनरोल कर सकते हैं 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। द कोड दैट यू हैव टू यूज इज एनडी लाइव 10 दोस्तों, आपको सिर्फ मेरा एक कोड यूज करना है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.